हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस रैपिड एक्स रिवीजन एमसीक्यू सीरीज में, जहां हम चल रहे थे 10 क्वेश्चन 10 डेज 10 क्लासेस। इस तरीके से जो हमारा रिवीजन चलते हुए आ रहे, इसके आपके पास में कई क्लासेस हो चुकी। इसी क्रम में जो आज की क्लास होने वाली है, ये आरपीएससी का जो जस्ट पिछले साल जो पेपर हुआ था 2024 वाली वैकेंसी, जो 2025 में जो पेपर हुए थे, उनके क्वेश्चंस हम आज लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड ये भी आ रही थी कि पिछले वाले क्वेश्चनों को भी साथ में करवाइए, साथ में इससे एक प्रैक्टिस और होगी, क्योंकि आरपीएससी का लेवल आरपीएससी खुद ही मैच कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। पैटर्न हमने भी वैसे ही लिए, लेकिन एक बार आप आरपीएससी के खुद के क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप में और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि आरपीएससी खुद के क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन हो चाहे किसी अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चनों को कई बार आरपीएससी रिपीट कर देता है। चाहे फर्स्ट ग्रेड के ही पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको रिपीट कर देता है। नहीं तो पैटर्न तो यही रहने वाला है। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और इसी पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप ए में जो पेपर हुआ था 23 जून 2025 को, वो आपका पहली शिफ्ट वाला पेपर आज हम करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू, बहुपद का क्वेश्चन दिया गया है कि x की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस अंडर रूट 40 और पूछा गया है इसका मान। आपसे पूछा गया है कुछ इसका मान। आपसे पूछा गया रूट एक्स माइनस 3 अपॉन रूट एक्स, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप ये देखिए x की वैल्यू कुछ दी हुई है, इससे हमें सबसे पहले रूट एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स माइनस 3 बाई रूट एक्स पूछा गया है। तो सबसे पहले रूट एक्स के फॉर्म में आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके लिए इस x को कुछ इस तरीके से हम तोड़े कि इसका अंडर रूट किया जा सके। अब अंडर रूट कैसे किया जा सके, आप यहाँ देखिए कि x को दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस रूट 40। इसको देख करके आप इसका ऐसा टुकड़े कीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन सके। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनाने के लिए आप पहले इसके दो टुकड़े करके देखिए कि कुछ इस प्रकार से दो टुकड़े हो कि अंडर रूट वाला भी दो टुकड़े में आ जाए। कि जैसे अगर 7 को हम तोड़े, ये आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इस तरीके से जब आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 7 को कैसे तोड़े। जैसे 7 को 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, कि 7 को अगर 5 और 2 में तोड़ते हैं तो अंडर रूट 40 के अंदर अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4। 40 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि इसके और अलग अलग करके इसके फैक्टर लिखे जा सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4। अब हमें ये पता है अंडर रूट 4 की वैल्यू तो क्या होती है 2, तो अंडर रूट 4 को इस तरीके से लिख दो, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। अब आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म समझ में आ रही होगी कि इस x का मतलब क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 5 रूट 2। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस वाले फॉर्म में हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये तो आई है x की वैल्यू, x का जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी को कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब लिखने पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x का मान अगर ये है, यानी कि इसको और क्या लिखा जा सकता है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये केवल इसको लिखने का तरीका हमने चेंज किया है। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से आप दो टुकड़ों में तोड़े जा सकते हैं कि उसका कंप्लीट होल स्क्वायर बन सके। होल स्क्वायर क्यों बनाया, ताकि यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकें कि रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर क्या है, इसका होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में रूट एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। एक तरह से आपने इसका पूरे का अंडर रूट कर दिया, इस तरीके से तोड़ के क्या किया, इसका अंडर कर दिया। अब यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू होती, मान लो यहाँ पे 16 होता तो आप सीधे सीधे अंडर करके रूट एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे भाई 4। जब यहाँ पे मान ही ऐसा दिया हुआ है तो इसका इसी प्रकार से इसको निकालना पड़ेगा कि दो टुकड़ों में इसको तोड़ा और इसकी कोई ऐसी फॉर्म बनाई कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सके। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर गया और आपके पास क्या गया, रूट एक्स की वैल्यू। अब रूट एक्स की वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस रूट 2, ये तो हमारे पास आ चुका। दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है, ये तो आ गई रूट एक्स की वैल्यू। हमें इसके आगे क्या ज्ञात करना है, रूट एक्स, और दूसरी चीज ज्ञात करनी है 3 माइनस 3 अपॉन रूट एक्स। तो 3 अपॉन रूट एक्स भी आप अलग से करके देख लीजिए। 3 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें 3 अपॉन रूट एक्स,
तो इसका मान हो जाएगा, ये अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, 3/√x। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे 3/√x, और √x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी √5 + √2, तो √5 + √2। अब ऐसे जब भी आपके पास संख्या आ जाए तो हमें एक ही चीज पता है कि इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि आपस में कट जाएगी। परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे दिया हुआ है उनका चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो, चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा हुआ इसलिए इसमें भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब गुणा क्यों किया, ताकि यहाँ पे क्या है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। यहाँ पे ऊपर तो क्या आ गया आपके पास में 3 इंटू √5 माइनस √2, जबकि नीचे क्या आया a+b इंटू a-b। a+b और a-b किसका होता है, a² माइनस b² का। भाई a² माइनस b² आपके पास होता है a+b और a-b, और ये हमें दिख रहा है ये है a+b, ये a-b, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या हो गया a² माइनस b²। और ये क्यों किया, ताकि यह नीचे बन सके क्या, a², √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गए तो क्या बचा 3, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो आपके पास में आखिर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा √5 माइनस √2, और ये किसकी वैल्यू आ गई 3/√x की। तो अब हमारे पास 3/√x की वैल्यू भी आ गई और √x की वैल्यू भी आ चुकी। √x की तो ये है, और 3/√x की वैल्यू क्या है √5 माइनस √2। तो उठा करके इसको इस इक्वेशन में रख दो और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो √x की वैल्यू तो क्या है √5 प्लस √2, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, 3/√x की वैल्यू क्या है √5 माइनस √2। बस अब देखो ये काफी सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, √5 की जगह √5, √2 की जगह √2, ये माइनस का चिन्ह है तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे √5 से √5 कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 2√2, 2√2। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन अधूरी है। यहाँ पे इक्वेशन में ये भी था 1/2 ऑफ ये। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है 1/2 और है आगे, तो 1/2 और इस पे लग जाएगा तो 2 का और भाग चला जाएगा और आखिर में आंसर आ जाएगा √2, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको काफी लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसको दोबारा देखिए, दोबारा देखने में आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास में x की कोई वैल्यू दे दी गई है, कुछ भी वैल्यू दे दे, 7 + √40, 8 + √50, या कुछ इसी तरीके से आपके पास में मान वहां पे दिए जाएंगे, और वो मान टिपिकल होंगे कि आपको ऐसे देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है। लेकिन जो पूछा गया है उससे हमें अंदाजा लगाना है, पूछा क्या गया है 1/2 इंटू √x माइनस 3/√x। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम उठा उठा करके सबको ऐसे कैसे रख दें और ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन करें काफी ज्यादा, या इसका मान निकाल करके इसको सोल्व करें, ये तो क्या काफी जटिल प्रोसेस हो जाएगी। इससे पॉइंटों में ऐसा मान आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर कहाँ जा रहा है, बहुत लंबी हो जाएगी। हमें इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा कि इस x से √x याद करना है, इसलिए इसके दो टुकड़े कुछ इस प्रकार से करने हैं कि जैसे ये x के हमने दो टुकड़े इस प्रकार से करे कि √x की वैल्यू हमारे पास आ गई, √x क्या है √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ऐसे आ गया आपके पास में √x की वैल्यू। √x की वैल्यू आ गई √5 + √2, तो अगले वाले की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3/√x, और 3/√x की हमने निकाला, परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करके आपके पास में ये आ गया सीधा सीधा। अब एक की तो आ रही √5 + √2, एक की आ रही √5 माइनस √2, यानी कि एक ना एक कोई ना कोई सा एक कट जाएगा जब हम इसमें वैल्यू में रखेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, रखा, रखते ही कट गया और आपके पास आया 2√2, और बाहर 1/2 और है तो 1/2 से 2 गया, आखिर में बच गया √2। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जटिल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि जो आरपीएससी का खुद का लेवल है वो आरपीएससी खुद ही मैच करती है, कि इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि आपको एकदम नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जब एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाए तो इसके समान आकार के 125 छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो कितने घनों की दो सतहें लाल रंग की है। अब ये पिछली बार तो हमारे सिलेबस में था, लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये टॉपिक हट चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। जब ये पिछली बार सिलेबस में था तब मैंने यही क्वेश्चन आपकी क्लास में, जो क्लास यूट्यूब पे कराई थी, उसी क्लास में सेम क्वेश्चन करवा के हमें
जो समझाया था क्लास में, जो सबसे पहले ये टॉपिक समझाया था, समझाते टाइम ही यही क्वेश्चन करवाया था, यही वहां पे 125 छोटे घनों में बांटा था, और यही बोला था कि दो सतह लाल रंग की है। तो कैसे, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, और अब की बार भी जो मैंने क्लासेस में करवाए वही क्वेश्चन आपको रिपीट करने, और वही क्वेश्चन आपके रिपीट एग्जाम में हो जाएंगे। उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, आपको देखने को मिलेगा कि सेम क्वेश्चन, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन भी सेम टू सेम आपके पास में मैच कर जाते हैं, क्योंकि आरपीएससी कई बार क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आप जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे क्लास 6 नंबर है, डाइस, डाइस के अंदर ये क्वेश्चन है, और टाइम है आपको 1:11:40, 1 घंटे 11 मिनट 40 सेकंड। इस टाइम पे आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे समझाया हुआ मिल जाएगा। ये तो सिर्फ क्लास समझा रहा था, मैं क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा था, सिर्फ क्लास के अंदर समझा रहा था, और लिमिटेड क्लास करवाई थी यूट्यूब पे, वो एग्जाम से पहले, एग्जाम से 6 महीने पहले करवाई थी, उसमें भी ये क्या, ये आपको मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। ये क्या है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो जो ये लिख रहा है इसमें हमें कोड निकालने की जरूरत है। क्या बोल रही है, GERMINATION, इसको क्या लिखा जा रहा है, IMGRENNOAIT, इसको ये लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको, सबसे पहले तो हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा कि इसको ये कैसे लिखा है। अब इसको डिकोड करने के इस हिसाब से हमने कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें एक चीज पता, मैंने बताई थी कि जब ये कई काफी बड़ी मीनिंग हो तो एक चीज तो देख लेना, अगर ये विषम संख्या में, तो विषम संख्या में होने पे क्या होता है कि जैसे ये विषम संख्या में 11 है, तो स्टार्टिंग के 5, 1 2 3 4 5, ये तो इधर की तरफ से हो रहे होते हैं, फिर बीच वाला सेम अगर आपको दिख जाए, एन से एन गया, एन से एन गया, तो आपको इधर वाले का इसमें देखना है, इधर वाले का इसमें देखना है, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बन रहे होते हैं, वरना आप पूरे का देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ज्यादातर तो ऐसा होता है जब विषम संख्या में होते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसा हो ही जाता है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, किसी भी प्रकार का इसमें लॉजिक लग सकता है, संख्या बदल भी सकती है, आखिरी कोने पे भी जा सकता है, कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, इसमें यहाँ से यहाँ जा रहा है और +1 या -1 +2 -2 हो सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर हो सकता है सेम सामने भी जा रहा हो और कुछ ऐड हो रहा हो या कुछ घट रहा हो। तो ये चीज आपको देखनी है, इनकी जगह चेंज हो जाती है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ देखिए कि जी से आई पे जा रहा है, क्या GHI, अगर यहाँ पे जाए तो +2 हो रहा है, लेकिन ई से एम पे जाए तो +2 नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला मैच नहीं कर रहा। लेकिन हम देखें यहाँ पे GERMI, और यहाँ पे भी क्या है GERMI, यानी कि शब्द तो सब सेम ही है, बस इनके स्थान परिवर्तन हुए, और स्थान परिवर्तन कैसे हुए, जी से गया जी पे, ई से गया ई पे, आर से गया आर पे, फिर एम से गया एम पे, और आई से गया आई पे। तो यहाँ पे चीज तो सेम ही है, बस इनकी जगह कुछ इस प्रकार से गई है कि जी गया है तीसरे नंबर पे, ई गया है 5वें नंबर पे, आर गया है चौथे नंबर पे, एम गया है दूसरे नंबर पे, और आई गया है पहले नंबर पे। कुछ इस क्रम में ये गए हैं। यहाँ पे भी हम देख लें कि ए तीसरे नंबर पे जा रहा है, कि 1 2 3, तो ए भी जा रहा है तीसरे नंबर पे, टी जा रहा है 5वें नंबर पे, आई जा रहा है चौथे नंबर पे, ओ जा रहा है दूसरे नंबर पे, और एन जा रहा है पहले नंबर पे। तो ये क्रम हमें पता लग गया कि ये जो जिस नंबर पे जा रहे हैं, बस उस नंबर पे हमें केवल प्लेस चेंज करना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, और इसी क्रम में हमें इस मैथमेटिक्स का ज्ञात कर लेना है। तो मैथमेटिक्स का भी हम ज्ञात कर लेंगे। मैथमेटिक्स से कैसे, MATHEMATICS, ये जो मैथमेटिक्स है इसका ज्ञात करने के लिए वही आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5, इसके बाद में बीच वाला तो सीधे सीधे गया बीच में एम, उसके बाद जो स्टार्टिंग के 5 है, ये तो कहाँ पे जाएगा, तीसरे नंबर पे, 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1, इसी नंबर पे लेके जाना है। 1 नंबर पे आएगा ये, 2 नंबर पे आएगा ये, 3 नंबर पे आएगा ये, 4 पे आएगा ये, और 5 पे आएगा ये। इसी प्रकार से ये आएगा, वही 3 5 4 2 1, वही आपके 1 पे आया एस, 2 पे आया सी, 3 पे आया ए, 4 पे आया आई, और 5 पे आया टी। तो यहाँ पे EMMTA, ई, यहाँ पे है एच,
स्पेलिंग सही देखना है, यहाँ पे एच है, MATH, तो EHMTA, EHMTA, फिर MSCAIT, MSCAIT, EHMTA, MSCAIT, ऑप्शन सी ये मैच कर रहा है। अब यहां देख लीजिए आपको कितना जटिल प्रोसेस हो गई अगर आपने इस चीज को देख लिया तो भी। तो इसके लिए इसको इजी करने का एक तरीका होता है कि यहां तो मैं यहां से उठा उठा करके और यहां ला करके लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को आपको समझाना था। अब आपको जब यहां से आपने डिकोड कर लिया, एक को डिकोड कर लिया, तो दूसरे में भी आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर एक में आपका सही डिकोड हो गया, सिंपल सा है, आपको पता लग रहा है कि हाँ कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे भी सेम ही है, तो अगले वाले में भी ये होगा, तो अगला वाला करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा है उसको यहीं के यहीं चेंज कर लीजिए और यहीं चेंज करके ऑप्शन में यहीं से मिलाते हुए चलिए, तभी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना यहाँ पे आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम बच जाएगा। मैंने समझाने के लिए इसको उठा करके वापस यहाँ लिखा, लिखने के बाद इसको चेंज किया पूरा, और पूरा चेंज करके फिर मैच कर रहा हूँ, जिसकी जगह आप स्टार्टिंग में मैच करके यहाँ पे यहीं लिख करके मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन क्या होगा। ये बोल रहा है घन के एक फलक का क्षेत्रफल। अब जो घन होता है, इस घन का एक फलक, फलक का मतलब क्या हो गया, इस घन का एक फलक क्या हो गया, एक वर्ग, इसकी आकृति हो गई एक वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वो क्या बोल रहा है कि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 3/2 मतलब 1.5 गुना है, उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है। तो फलक का परिमाप, परिमाप किसी एक फलक यानी कि वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना को हम लिख सकते हैं 3/2 गुना, ये इसके बराबर है। ये चीज क्वेश्चन में दी गई है कि ये इसके बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। तो बस सीधी सी बात है, इसको हम यहां से सोल्व कर लेंगे कि यहाँ पे 2 भुजा है, भुजा इंटू भुजा है, तो इससे गई एक भुजा, आगे 2 से गया 2, तो इसका मतलब आपके पास में भुजा कितनी आ गई, भुजा जो ए होती है वो आ गई आपके पास 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब भुजा का मान आपके पास में आ गया 6, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो इसका आयतन है, वॉल्यूम हमारा निकाला जा सकता है कि वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया 6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। बस सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक इक्वेशन दी गई है कि यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, तो ये फलक का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, इसका परिमाप यानी कि 4 इंटू भुजा, इसका 1.5 गुना है। तो इससे तो हम निकाल लेंगे, ये दोनों बराबर दे दिया, इस इक्वेशन से तो हमने निकाल लिया भुजा का मान, और भुजा का मान आ गया, तो यहाँ पे आपको आयतन निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि एग्जाम में अगर आप दिए होते तो आपसे भी ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाता। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है, क्षेत्रमिति का ये क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, आर और एल की अनुपात क्या है, 4:7 है। ये दिया गया है कि अनुपात 7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया। ये डिमांड आ रही थी कि हिंदी के साथ में इंग्लिश भी क्वेश्चन लिखिए, इसलिए यहाँ पे आपके पास में सारे क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं बताना भूल गया, इसमें सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से इंग्लिश में भी देखते हुए चलें। बाकी सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ही बोल रहा हूँ, ज्यादा कोई ऐसी टर्म आती नहीं है कि आपको हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, 792। तो शंकु का, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता है, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। इधर करते हैं पाई आर एल, वो कितना दिया है 792। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या पूछी गई कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, अगर पाई आर एल का मान आपको 792 दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में हम यहां से मान रख करके इसका मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आर और एल का अनुपात दिया है 4:7। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ उठा के रखे तो आर को मान लिया कि आर तो बराबर हो गया 4x और एल का मान क्या हो गया 7x, एक्स मानेंगे क्योंकि यहाँ अनुपात में
और यहाँ हमने मान लिया कोई किसी एक निश्चित संख्या से गुणा हो रही है दोनों चीजें, तब जाकर के इसका मान आ गया आर और एल। तो यहाँ से हमने उठा के मान रखा, तो पाई का मान तो हो गया 22/7, आर का मान हो गया 4x और एल का मान हो गया 7x, और ये क्या है 792, 7 से 7 गया। अब इसके बाद में 22 से काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, फिर 22 से काट देंगे, 22 नाम 198। इधर तो बचा आपके x और x, यानी कि इधर तो बचा x² और इधर बचा 9, और x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू तो 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, पूछा क्या है इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या r बराबर हमारे पास 4x था, x की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब r बराबर 4 × 3 और r का मान आ जाएगा 12। बस सीधा सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, इस तरीके के सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस मैं आपको ये करना बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि आपके पास दोबारा भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। क्वेश्चन में क्या था कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का आपको रेशो दिया हुआ था। ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन इस तरीके के हमने एग्जाम में क्वेश्चन में क्लास में किए हुए, जो ऐप में आपने क्लासेस देखी है, इस बार जो नई क्लासेस है उसके अंदर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई इन दोनों का रेशो 4 और रेशो 7 था, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 792। तो यहां से उठा के बस इसमें मान रखा और आर की एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली, एक्स की वैल्यू से वापस आर की वैल्यू निकाल ली जो कि है 12। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है बहुपद, बहुपद के क्वेश्चन जो आपको टेंशन देते हैं उस क्वेश्चन को देखिए कि एक बहुपद 2x² + 5x + kk शून्यक हो। अच्छा, एल्फा और बीटा क्या बोल रहा है कि एल्फा और बीटा इसके शून्य के, ठीक है, और एल्फा और बीटा में क्या संबंध है कि α² + β² बराबर 21/4 माइनस एल्फा बीटा, इसको संतुष्ट करते हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या किया है कि आपको एक बहुपद दे दिया गया है, उसके शून्य क्या है एल्फा और बीटा, ये बोल रहा है कि एल्फा और बीटा इसके शून्य के, उसमें जो शून्य के वो शून्य के बीच में ये संबंध है कि α² + β² बराबर 21/4 माइनस एल्फा बीटा। तो इससे आपको वैल्यू रख करके इसमें एल्फा बीटा का मान निकालना है। जब एल्फा बीटा का मान आ जाए तब आपको यहाँ पे रख करके x के मान से ये निकालना है, आपको k ज्ञात करना है इसमें। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप चाहो तो इस क्लास को रोक करके आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पहले एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में मतलब राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी यूट्यूब की क्लास में किया हुआ था। बहुपद की क्लास नंबर 2 जो यूट्यूब पे क्लास दी हुई है, बहुपद की क्लास नंबर 2 पे 23 मिनट पर ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करवाया था, यूट्यूब पे करवाया था, और ऐसा कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो बस इसमें क्या है, अब आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इससे आपको एक चीज पता होता है, हमें देख करके सिर्फ एक चीज निकालनी आती है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। इसको देख करके हम निकाल सकते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है। तो योग अगर निकालें शून्यांकों के योग को इस तरीके से लिख सकते हैं कि शून्यांक क्या है, एल्फा और बीटा शून्यांक है, तो शून्यांकों का योग होता है क्या होता है -b/a, यानी कि -5/2। ये तो है हमारे पास शून्यांकों का योग। दूसरी बात, शून्यांकों का गुणा क्या होता है, एल्फा × बीटा बराबर k/2। इतना निकालना हमें पता है कि यहाँ पे शून्यांकों का योग तो ये होता है, शून्यांकों का गुणा ये होता है। दूसरी चीज इसने क्या दे रखी है, इसने दी हुई है कि एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 21/4 माइनस एल्फा बीटा, ये इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक संबंध दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये है, और इसने जो इक्वेशन दी है उसमें α² β² और एल्फा माइनस बीटा ये मान दिए हुए। तो हमें कुल मिलाकर के इन दोनों इक्वेशनों को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करना पड़ेगा कि इसका इसमें मान रखने में आ जाए या इसका इसमें मान रखने में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इस पूरे का अगर होल स्क्वायर करें एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर तो हो जाएगा 25/4, और इधर क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 25/4। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आप चाहे तो यहाँ से उठा करके इसमें रख दीजिए,
कैसे भी कर लीजिए, यहां से उठा के यहां रख दो, चाहे यहां से उठा करके यहां रख दो, कैसे भी करोगे आपके पास में मान निकल के जाएगा। आप यहां से उठा के रख दो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ये है, इसको उठा करके यहां रख दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें अगर रखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां रखते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 25/4। आगे इसको सोल्व करेंगे, माइनस का अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा बराबर, इधर तो गया 25/4 माइनस 21/4, ठीक है, ये आ जाएगी इधर की तरफ। और ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस 21, 4 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 21 ऊपर आ जाएगा 4, 4/4 यानी कि 1। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ तो आ रही है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है k/2। तो इन दोनों इक्वेशन की अगर तुलना करें तो अल्फा बीटा यहाँ पे k/2 है, अल्फा बीटा यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया कि k/2 बराबर 1, और इसका मतलब k का मान क्या आ गया 2, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, k का मान 2, ठीक है। अब आंसर तो आ चुका, आप इसको एक चीज दोबारा देखिए कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में देख करके सिर्फ एक चीज पता है कि जब भी हमारे पास बहुपद दे दिया जाए, इसके शून्यांक दे दिया जाए, कुछ संबंध दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, एक तो मूलों का योग निकालना में आता है, एक मूलों का गुणनफल निकालना आता है। ज्यादा फॉर्मूले हमें पता नहीं है, सिर्फ मूलों का योग मूलों का गुणनफल निकालना आता है। तो सबसे पहले इसको देखते हमने मूलों का योग मूलों का गुणनफल निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, ये इक्वेशन है, ये इसने खुद ने दे रखी है। अब कुल मिलाकर के इतना मैंने निकाल लिया, इतना दिया हुआ है। इन दोनों को देख करके एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे अल्फा बीटा है, इसको अगर स्क्वायर कर दे तो ये इक्वेशन है कुछ कुछ सेम ऐसी आ जाएगी कि इधर से उठा के वैल्यू इधर रख सकते हैं, चाहे इधर से उठा के उधर रख दो, कहीं पे भी रखो, ताकि आपस में कट जाए, आखिरी में के बचे। के की मान हमें निकालना है, और मान तभी निकलता है जब आप एक वैल्यू को दूसरे में उठा के रखते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन सेम सेम आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को उठा करके हमने यहाँ रख दिया, अल्फा बीटा का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ था, उठा करके रखा। अल्फा बीटा का मान इससे तो आया 1, और यहाँ पे दिया हुआ अल्फा बीटा का मान k/2, और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो यहाँ पे इन दोनों के आपस में इक्वल करके k की वैल्यू निकाल ली 2। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था यूट्यूब में, उसके बाद ये एग्जाम में भी आ गया, और अब जो हम कर रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आरपीएससी से जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2025 वाले पेपर में, उसमें से 50% क्वेश्चन तो मैंने ही बता दी कि कहाँ कहाँ से रिपीट हुए। कोई कृषि पर्यवेक्षक से आ रहा है, कोई सीईटी के एग्जाम से आ रहा है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो जस्ट पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उससे रिपीट हुए, 3-4 क्वेश्चन जो उससे पहले फर्स्ट ग्रेड हुआ था उससे रिपीट हुए, कुछ एचएम के पेपर से रिपीट हुए, बाकी मतलब ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए। और इस बार जो हमने क्लासेस में क्वेश्चन किए वो सारे आए हुए क्वेश्चनों को एक बार पूरा कवर किया है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आपकी क्लासेस में करवा दिए गए। तो यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज आपके बस रिकॉल करने के लिए इन क्वेश्चन को कैसे कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ए बी सी 3 वितरण इस प्रकार से कि यहाँ पे ए बी और सी 3 आपके पास में वैल्यू दी हुई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये हमने पिछली भी एमसीक्यू जो क्लास की थी रैपिडेक्स रिवीजन में, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था। इसमें क्या करना है, आपको सब कुछ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें करो ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो हमारे पास में टाइम बचेगा। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन बोल रहा है बी की माध्यिका बराबर ए का बहुलक। अब बी की माध्यिका क्या है ये हम सीधे से निकाल करके चेक कर लेंगे। भाई बी की माध्यिका क्या आ रही है, बी की माध्यिका, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो माध्यिका कौन सी हो जाएगी 7 + 1/2 यानी कि चौथा पद। चौथा पद हम सीधे निकाल लेंगे। बी की माध्यिका क्या हो जाएगी, चौथा पद निकालने के लिए छोटे वाले 3 को तो काट दो, 1 2 और 3 पद काट दिया। अब चौथा पद कौन सा आएगा, ये 7, यानी कि बी की माध्यिका क्या है आपके पास में 7, और बी की माध्यिका बराबर ए का बहुलक। अब बहुलक तो हम सीधे से दिख रहा है 3 3 3 3 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसका बहुलक हो गया 3, ठीक है। मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मोड जो ज्यादा बार आया ज्यादा बार रिपीटेशन आ रहा है वो तो हो गया आपका 3। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अगला वाला देख लो, ए का माध्य बराबर सी का बहुलक, यानी कि ए का मीन, ए का मीन निकालना है, और माध्य निकालने के लिए तो आपको इसको जोड़ करके भाग देना ही पड़ेगा। 3 3 6 8 9 16 19 21, यानी कि इसका माध्य अगर निकाले तो 21/7, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3। तो ए का माध्य क्या हो गया 3, और सी का बहुलक क्या हो गया, सी का बहुलक हमें देख करके पता लग रहा है 4।
तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन से चेक करने पे देख लीजिए कितने जल्दी जल्दी हमने दो ऑप्शन को चेक कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे कि ए का माध्य हमारे पास आ चुका है 3, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर है। ए का माध्यिका और बहुलक भी हमें दिख रहा है 3, ये और ये तो बराबर है। अब हमें चेक करना है माध्यिका, और माध्यिका चेक करने के लिए वही फोर्थ नंबर का पद देखना है। फोर्थ नंबर का पद देखने के लिए एक गया, दूसरा गया, 1 2 3 गया, और चौथे नंबर का पद आ जाएगा आपका 3 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 3 3, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही तरीका है जिसमें आप इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी कर सकते हैं। कैसे कि आप अलग अलग इनके माध्य के बहुलक निकालने मत बैठो, सीधे ऑप्शन में जो पूछा है उसको निकालो, और उसमें भी आप सॉल्व कर करके नहीं, सीधे देख करके निकालो। ज्यादा कोशिश करो कि देख करके निकल जाए, सोल्व करना पड़े तो बस इतना सा सोल्व करना पड़े और सीधे आंसर निकल जाए। ये चेक करने का सबसे फास्ट तरीका है, क्योंकि पेपर लेंदी होता है, हर सब्जेक्ट में पेपर लेंदी होता है, फिर मैथ्स का काफी लेंदी होता है, टाइम वहाँ पे लिमिटेड होता है। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, पिछले टेस्ट में भी ऐसा वाला था, पिछली जो एमसीक्यू सीरीज थी, कि ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये नए पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें आपने एक क्वेश्चन में उसने 3-4 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, जिससे मतलब व्यक्ति का टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाए। अगर कोई इस क्वेश्चन में उलझ गया तो उसका उम्मीद है कि वो दूसरे 2 क्वेश्चन छोड़ देगा, जीके के कोई 2 क्वेश्चन उसको आते हुए छोड़ देगा, और इसी वजह से इसी पैटर्न पे पेपर बनाया जा रहा है कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो। तो आपको बस यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, जल्दी से करने का तरीका है कि आप सीधे ऑप्शन से चेक करो, और ऑप्शन से चेक करके बिना कैलकुलेशन करे देख करके इसका आंसर निकाल लो। चलेंगे नेक्स्ट। अब क्या है, एक धातु के बेलन का आधार का व्यास। अब ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये इससे पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, सीईटी 2023, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, ऑप्शन भी सेम टू सेम थे, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, और वो का वो क्वेश्चन आपके रिपीट कर दिया गया। ये देख लो आप, आरपीएससी में भी फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है। तो सोच लो सीईटी के लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और फिर भी इसको कई स्टूडेंट ने गलत करके आए। एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलेंगे नेक्स्ट। एक ठोस धातु के बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके समान आकार के 12 ठोस के गोले बनाए जाते हैं, तो गोले का व्यास क्या होगा। अब एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जा रही है, और उससे कितनी बनाई जा रही है, 12। संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई होती तो हमारे पास में संख्या निकालने का एक तरीका होता है कि संख्या कैसे निकलती थी। संख्या निकलती थी कि एक बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, बड़े का आयतन वॉल्यूम ऑफ, जो भी आपके पास में आकृति दी हुई है उसमें बड़ी वाली आकृति का वॉल्यूम और छोटी वाली आकृति के वॉल्यूम को भाग दे देंगे। अब बड़ी वाली आकृति क्या दे रखी है कि एक ठोस धातु के बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या क्या हो गई, आर बराबर हो गई 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी दे रखी है, बेलन की। इससे बनाया क्या गया, इससे बनाए गए टोटल 12 ठोस गोले बनाए गए। अब यहां पे संख्या पूछी नहीं है, संख्या तो इसने दे दी कि 12 ठोस गोले बनाए गए, यानी कि 12 ठोस गोले बनाए गए, ठोस गोले, तो 12 गोले बना दिए गए इससे। अब अगर इस तरीके से निकालो तो आप ऊपर तो रख दो बड़े का आयतन, मतलब बेलन का आयतन, ऊपर तो रख दो बेलन का आयतन, नीचे रख दो छोटे का आयतन, और यहाँ पे संख्या रख दो 12। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलो इसी तरीके से निकाल के करते हैं। संख्या तो क्या है आपके पास में 12, बड़े का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर और एच। नीचे क्या है, गोले का आयतन, और गोले का आयतन है आपके पास में 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो यहां पे आप देखिए पाई से तो गया पाई, ठीक है, और ये 4/3 है, इसका 3 ऊपर ले जाया जा सकता है। यहाँ पे 4/3 है, इसको 3/4 लिख सकते हैं, तो 3 गया यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ पे 4 से काट दो इसको 16 बार, 16 को 4 बार, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 इंटू 3, ये हो गया 12, 4 इंटू 3 12, 12 से गया 12, नीचे बचा आर क्यूब, ऊपर बचा 1, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 1, आर की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे इतना ही करके नहीं छोड़ना, एक बार दोबारा क्वेश्चन चेक करना है। एक आपके आ गया, एक ऑप्शन में दे रखा है, तो ये करके आ जाए टिक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए कि गोले का व्यास क्या है। अब ये
उन स्टूडेंटों को उलझाने के लिए क्वेश्चन होता है जिनको क्वेश्चन करना आता है। जिनको क्वेश्चन नहीं आता वो तो छोड़ के वैसे आगे बढ़ जाएंगे, जिनको आता है उन्होंने इतना कर दिया, करके r बराबर 1 निकाला, और ऐसा ऑप्शन में जरूर देता है, r बराबर 1 था तो एक ऑप्शन में जरूर दिया ताकि बच्चे इसको गलत कर सके। वो ज्यादा हानिकारक होता है कि आपको आता है, आपने कर लिया और अधूरा पढ़ने की वजह से ये आंसर हो गया गलत और नेगेटिव में और चला गया। ठीक है, उससे बढ़िया तो वही है जिनको ये नहीं आता तो वो आगे बढ़ गए। तो इसलिए आपको अधूरा नहीं पढ़ना, आगे देखना है। पूछा गया व्यास, व्यास r बराबर आया हमारे पास 1, तो व्यास हो गया 2r, 2r का मतलब हो जाएगा 2। व्यास पूछा है यानी कि त्रिज्या का दुगना, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। यहाँ पे जल्दबाजी में भी हो जाती है, थोड़ा एग्जाम के प्रेशर में हो जाती है, इसलिए थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने का मेन उद्देश्य यही है ताकि आपका थोड़ा लॉजिक भी आपका दिमाग में डेवलप विकसित हो, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो आप देखें कि किस किस तरीके से गलतियां हो सकती है। ये गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी, बाकी आप 40% का क्राइटेरिया डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है। इस चीज से आपको डरना नहीं है कि 40% नहीं आएगा। पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, अगर आपका नहीं हो रहा, आपने काफी ईमानदारी से मेहनत किया, आपका नहीं हो रहा, तो ये समझ लीजिए फिर किसी का ही नहीं होगा। जैसे कि पॉलिटी के पेपर में हुआ, तो वो ऐसा मामला हो जाता है, तो आरपीसी ऐसा बनाएगी तो फिर तो अब की बार तो ये मान लो कि आंदोलन ही हो जाएंगे। तो आपको ये तो नहीं सोचना, आपको ही सोचना है कि 40% आपका नहीं हो रहा, किसी का नहीं होगा, आपको अपना 100% देना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो पास हो रहा है उनके भी 30, 32, 33 क्वेश्चन ही सही हो रहे थे, जो पास नहीं हो रहा उनके भी 28, 29 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्राइटेरिया सब लगभग लगभग वहीं पर ही थे। और वो एक दो क्वेश्चन अपन खुद की गलती से गलत कर देते, जैसे कि अभी ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें अधूरा पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई लोगों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे पास कई क्वेरी आई थी, और उस वजह से अब वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये क्या है, यदि बहुपद ये दिया हुआ है, इसके शून्यक 2 और -3 है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। शून्यक दे दिया, शून्यक मतलब ये जो वैल्यू दी है इसको अगर आप इस इक्वेशन में रखें तो बहुपद 0 हो जाना चाहिए। तो रख करके देख लीजिए, शून्यक एक तो दिया है 2 और एक दिया है -3, तो एक्स की जगह आप 2 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी, ये हो जाना चाहिए 0 के बराबर। तो यहाँ पे हो गया 4, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4 और 2 6, तो 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। एक तो हो गई हमारे पास इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन अगर 2 नहीं रख करके -3 रखे, ये भी है कि इसका शून्य के -3 रखने पर भी 0 होना चाहिए, तो -3 रखा हमने, -3 का स्क्वायर। शून्य का मतलब यही है कि उसको आप इक्वेशन में रखो तो वो चीज 0 हो जानी चाहिए, सिर्फ इतना हमें पता है। तो शून्य दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछ लिया ए और बी की वैल्यू, तो हमें कुल मिलाकर के शून्य को इसमें रख करके 2 समीकरण बनाने और उन दोनों समीकरणों को सोल्व करके ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो ये 2 समीकरण बनाने के लिए -3 हमने रखा, प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे -3 प्लस बी, यहाँ पे आगे सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस के 3a -3 प्लस बी, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 ये जो आपके पास में आई है, इन दोनों को आपस में सोल्व कर कर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, हम सीधे सीधे रखेंगे तो भी कट सकता है। इसको उठा करके अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे माइनस का 3a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर सोल्व करें, ये माइनस का कर दे, ये माइनस का कर दे और ये प्लस का कर दे, तो ये b से तो b गया, 6 से 6 गया, यहाँ आपके पास में बचा 5a, 5a बराबर 0। इसका मतलब ये तो आ गया a बराबर 0, एक तो आ गया आपके पास में a बराबर 0। अब a का मान 0 आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में रखो, यहाँ पे a को 0 रखोगे तो b का मान क्या आ जाएगा, b प्लस 6 बराबर 0, और b का मान आ जाएगा माइनस का 6। तो a बराबर 0, b बराबर -6, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। शून्य का आपके पास में काफी क्वेश्चन इस तरीके कर लिए, शून्य को उठा करके रखना है, रख के ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये काफी आसान क्वेश्चन था, ये सबसे हो गया होगा। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन और करे, वो भी काफी आसान थे। मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपके पास में आसान ही थे और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो रीजनिंग के वो आपके ऊपर है, आपने अगर किए हैं, सोल्व किए, थोड़े बहुत भी आपने रीजनिंग पढ़ी तो रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 10 में से 6 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ के चले जाए। 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो वो भी कर सकता है जिसको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती थी। अगर क्लास ली है ईमानदारी से तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन
2 रीजनिंग के 3-4 मैथ्स के आराम से कर सकते हैं। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिनको थोड़ी बहुत पहले भी आती है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, पूरा ढंग से मेहनत की है, वो 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन वो जानबूझ करके टफ रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहला नंबर का क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन रखते ही हैं जो काफी मुश्किल से हो, जिसको बहुत अच्छे से जिसने पढ़ा है वो ही उस क्वेश्चन को कर पाए। तो ये थोड़ी विभेदकारिता करने की वजह से भी होता है, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से, वरना सभी पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दे तो फिर उसमें डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, कट ऑफ कैसे जाएगी फिर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोला है कि 6 7 x - 2 x 18 20 इनको सबको आरोही क्रम में जमा दिया गया। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका मीडियन मीडियन कितनी है 16, माध्यिका 16 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे माध्यिका 16 है, माध्यिका क्या होती है, मध्य वाला पद। पद कितने टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, यानी कि मीडियन निकालने के लिए मध्य पद यानी कि 6 + 1/2 यानी कि 7/2 वा पद, यानी कौन सा पद हो गया 3.5 3.5 पद जो है वो आपका उसका मान है 16, और 3.5 पद कौन सा हो गया, ये हो गया 1 2 3 और 4, इन दोनों के बीच वाला, इन दोनों का माध्य। ठीक है, यही आपका 3.5 पद, ये तीसरा है और चौथा है, तीसरे और चौथे पद के बिल्कुल बीच, यानी कि x - 2 तो तीसरा पद हो गया, और x क्या हो गया चौथा पद हो गया। तीसरे पद और चौथे पद को जोड़ के अगर 2 का भाग दे दें तो वो आ जाएगी आपकी माध्यिका, और माध्यिका का मान दिया हुआ है पहले से 16, तो बस इसको तो निकाल लो। x और x क्या हो गया 2x माइनस का 2 बराबर 2 × 16 32। ठीक है, ये 2x - 2 है, ये इधर जाकर के +2 हो जाएंगे, तो 2x बराबर इधर आके +2, ये हो जाएगा 34, और x की वैल्यू आ जाएगी 17, x की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आप, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और दे दी कि आप वहां जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2x - 2 इधर जाकर के इसको +2 अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इधर की इधर अगर आप -2 ले गए गलती से, तो यहाँ पे आपने 30 कर दिया, और 30 में 2 का भाग दिया, आपके आगे 15, और 15 गलती से जो 15 आया वो भी आपके पास में ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरीके के आसपास के क्लोज ऑप्शन ये जरूर देते हैं जो आप गलती कर सके, ये गलती नहीं करनी जल्दबाजी में, आपको माइनस को इधर आकर के प्लस करना ही है, ये चीज आती है प्रैक्टिस से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के पहले एक बार खुद सोल्व कीजिए, ताकि आप गलती न के बराबर करें। यहाँ पे जितनी गलती करनी है वो कर लीजिए, एग्जाम में गलती मत करना। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उम्मीद है सबने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हमने किए हैं, इस बार भी किए, पहले बार भी किए थे, कई क्वेश्चन कर लिए, पर ऐसे क्वेश्चन अगर कोई छोड़ रहा है तो ये समझ लीजिए फिर उसके 30 क्वेश्चन करना आप ही जानते हो कि कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, यानी कि सांख्यिकी के जो इस तरीके के इजी क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको करने ही करने। अब उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास आपके अगले जो शिफ्ट में पेपर हुआ था ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, डी का, ई का, जो भी था उसको इसी तरीके से लेंगे, ताकि आपको पता लग सके आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए भी इन क्वेश्चनों को करना काफी जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।